हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पहला चैप्टर पढ़ा था एरा ऑफ एक्सट्रीम एक्सप्लॉइटेशन, यानी अति शोषण का काल। अब दूसरा चैप्टर है इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया, भारत का स्वतंत्रता का आंदोलन। तो स्वतंत्रता आंदोलन के जो ये सेकंड चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसके शॉर्ट नोट्स के आधार पर। तो चलते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है। अब सबसे पहले इस चैप्टर में है कि व्हाट आर द रीजंस दैट लीड टू द नेशनल मूवमेंट, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। ठीक है। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट। निम्नलिखित फैक्टर्स है जो जिम्मेदार है नेशनल मूवमेंट को राइज करने में। ठीक है। तो इसके सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत की राजनीतिक एकीकृतता। यानी भारत है वो अंग्रेजों से पहले एकीकृत नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत है वो पूरी तरह से एकीकृत हुआ, इंटीग्रेट हुआ, और पूरा भारत अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हुआ। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां थी उसके विरुद्ध खड़ा हुआ। पहले जो साउथ इंडिया था या जो ईस्टर्न इंडिया था वो भारत के साथ संलग्न नहीं था, एक नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया तो उसमें पूरा भारत एकीकृत हुआ। तो भारत की जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है वो सबसे पहला फैक्टर है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। स्वतंत्रता आंदोलन के राइज होने का दूसरा पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। देखो, अंग्रेजों की चाल थी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की जाए। लॉर्ड मेकाले ने सबसे पहले भारत में एजुकेशन शुरू की थी, इंग्लिश एजुकेशन। नाम था लॉर्ड मेकाले। तो लॉर्ड मेकाले का मेन उद्देश्य था कि भारत में एक जो क्लर्क वर्ग है उसको प्रोड्यूस करना अंग्रेजी एजुकेशन के माध्यम से। लेकिन कुछ जो मिडिल वर्ग है जो शिक्षित हुए अंग्रेजी एजुकेशन में, उन्होंने पाश्चात्य साहित्य को पढ़ा। जो फॉरेन रिवॉल्यूशन है उस टाइम में, जो फ्रांसीसी क्रांति है ना, जर्मनी एकीकरण है, इटली एकीकरण है, उनको पढ़ने के बाद उनको जागृति हुई। और जागृति आने के बाद उन्होंने लोगों को भी अवेयर किया, और जो सामान्य लोग थे उनको जागृत करने का काम किया इस मिडिल वर्ग ने। तो वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रभाव रहा नेशनल मूवमेंट के राइज होने से। ठीक है। दूसरा, रोल ऑफ प्रेस। उस टाइम प्रेस का भी बहुत बड़ा महत्व था। विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, और उन समाचार पत्रों में अंग्रेजों की शोषणकारी जो नीतियां थी, एक्सप्लोटिव जो पॉलिसीज थी, डिवाइड और रूल था, फूट डालो राज करो नीति, वो फूट डालो राज करो नीति उजागर होने लगी। तो रोल ऑफ प्रेस, प्रेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था नेशनल मूवमेंट के राइज होने में। चौथा, डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल लिटरेचर। नेशनल लिटरेचर का विकास। उस टाइम जो समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, और जो साहित्यिक जो लोग थे, उन्होंने अपने अखबारों के माध्यम से, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, है ना, देशभक्ति जागृत की, देशभक्ति के साहित्य लिखे। इससे लोगों में देशभक्ति जागृत हुई और वो अंग्रेजों के विरुद्ध में खड़े हुए, क्रांतियां की, है ना, जगह जगह आंदोलन हुए। पांचवा कारण है डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो साधन है वो डेवलप होने से भी राष्ट्रीय आंदोलन का कारण बना। पहले क्या था कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के साधन से बहुत ही कम थे, लेकिन धीरे धीरे साइंस के आने से जो रेलवे लाइनें बिछी और जो डाक सेवाएं हैं वो बढ़ी। तो रेलवे लाइनें, डाक सेवाओं से क्या हुआ, लोगों के जो बीच में सूचनाएं थी वो तेज गति से कम्युनिकेट हुई, और उस वजह से राष्ट्रीय आंदोलन में गति मिली थी। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वो जातिगत भेदभाव की पॉलिसी रही थी। यानी कई जगह होटलों पर ऐसा लिखा हुआ था कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश प्रोहिबिटेड है, निषेध है। तो उससे भारतीय लोग जागृत हुए, उनको पता चला कि अंग्रेजों की जो पॉलिसी है
वो जातिगत भेदभाव करना, यानी वो अपने आप को बहुत ही सुप्रीम समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी भारतीय लोग जागृत हुए और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए। इंडियंस वर इंसल्टेड बाय द ब्रिटिश रिएक्शन टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति में ब्रिटिश लोगों का जो रिएक्शन था, वो रिएक्शन भारतीयों के प्रति दमनकारी था, शोषणकारी रिएक्शन था। जैसे 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद अंग्रेजों की जो नीति थी वो पूरी तरह बदल गई। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा भारत में शोषण करने की सोची, भारत से ज्यादा रुपए कमाने के लिए उन्होंने कार्य किया। फूट डालो राज करो की नीति उसके बाद उन्होंने अडॉप्ट कर ली। तो इससे भारतीय लोग जागृत हुए। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, उस टाइम भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए थे। जैसे राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है। इन सोशल सुधारकों ने अपने विचारों के माध्यम से भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार किए थे। बहुत से प्रकार के जो धार्मिक आडंबर थे और सामाजिक जो कुरीतियां थी, उनको इन्होंने मिटाने का प्रयास किया। इस टाइम क्या था कि अंग्रेजों ने अपने ईसाई मिशनरियों के माध्यम से, क्रिश्चियन मिशनरीज के माध्यम से भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने लग गए थे। कि उनकी कुरीतियों को बताते हुए, जैसे सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, इनके माध्यम से भारतीयों का धर्म परिवर्तन वो कराने लगे थे। तो उस टाइम बहुत से सामाजिक और धार्मिक सुधारक हुए थे, उन्होंने भारतीयों को जागृत किया। उन्होंने बताया कि जो हमारा धर्म है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने धार्मिक जागृति आई और धार्मिक जागृति से भी वो अंग्रेजों के विरुद्ध हुए। ओपन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ये ओपन ट्रेड पॉलिसी थी, वो भी इसके लिए जिम्मेदार थी, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट खुले व्यापार की नीति थी, यानी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा भारतीय व्यापार को, भारतीय जो जो व्यापार थे उनको दबाया और अपना व्यापार का वर्चस्व उन्होंने बढ़ाया था। यानी कोई भी व्यक्ति, ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर व्यापार कर सकता था, कंपनी व्यापार करती थी। साथ साथ जो यहाँ पर अफसर आते थे वो भी यहाँ पर अपना पर्सनल व्यापार शुरू करते थे। तो ये ओपन ट्रेड पॉलिसी थी, जिससे भारतीयों की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई थी। ठीक है, आगे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी कि अंग्रेज थे, वो अंग्रेजी जो न्यायालय थे, कोर्ट्स थे, उनमें जो अंग्रेजों से संबंधित जो मुकदमे थे वो भारतीय जज सुना नहीं सकते थे। उनको अधिकार नहीं था कि भारतीय जज है वो अंग्रेजों के मुकदमे सुने भारतीय न्यायालयों में। तो एक जो बिल लाया गया, अल्बर्ट बिल, इस अल्बर्ट बिल में क्या था, ये था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश है वो अंग्रेजी मुकदमों की भी सुनवाई कर सकता है कोर्ट्स में। तो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था और इसको ब्लैक लॉ अंग्रेजों ने कहा था। इस विरोध की वजह से इस अल्बर्ट बिल कानून को वापस लेना पड़ा। तब भारतीयों को जागृति हुई कि भाई वो किस प्रकार से अपने साथ भेदभाव करते हैं। तो ये मेन 10 रीजंस है जिनकी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन राइज हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन राइज होने के 10 मुख्य कारण है। इसके बाद देखो, राइज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी राष्ट्रीय जो नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो 1885 में बनी थी एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, उससे पहले भी कई प्रकार के संगठन थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, एसोसिएशन थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का कार्य किया, अंग्रेजों से अपनी मांगे रखी अंग्रेजों के सामने। तो वो कौन कौन से थे वो बता रहा हूँ। ठीक है, पहला था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो 1851 में स्थापित हुआ था, और कोलकाता के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका ये एसोसिएशन था, कोलकाता के लैंडलॉर्ड्स का। तो उनकी मुख्य मांग थी कि जो कम से कम टैक्स लगाया जाए और खेती में सुधार किया जाए, ये उनकी मुख्य मांगे थी। और हर वर्ष इनका अधिवेशन भी होता था। दूसरा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। लंदन में एक एसोसिएशन स्थापित हुआ था
दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी जो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और भारत की सबसे पहली इकोनॉमिक गणना इन्होंने की थी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापित हुआ था लंदन में, और उसमें क्रांतिकारी गतिविधियां, इस संगठन में क्रांतिकारी जो विदेश में इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनका ये सेंटर था, केंद्र था। जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनका ये केंद्र था। ठीक है, और इसकी बाद में भारत के हर राज्य में भी इसकी शाखाएं शाखाएं थी, ब्रांचेज इसकी स्थापित हुई थी। ठीक है, लोगों को जागृत करना इस संगठन का मेन उद्देश्य था। ठीक है, अगला है सार्वजनिक पूना सार्वजनिक सभा। ये 16 इसलिए गया पूना सार्वजनिक सभा 1870 में ये स्थापित हुई थी महादेव गोविंद रायनडे के द्वारा। ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था थी। किसानों को जागृत करना, किसानों की जो मांगे थी उन मांगों को मनवाना, है ना, ये उनका मुख्य कार्य था। महाराष्ट्र की ये संस्था थी, महादेव गोविंद रानडे ने इसको स्थापित किया। अगला था इंडिया एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित हुआ था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडिया एसोसिएशन ये स्थापित हुआ था 1876 में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 28 दिसंबर 1885 को स्थापित हुई थी। ठीक है, इसका अध्यक्ष था वो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। वोमेश चंद्र बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। और इसके जो पहले सेक्रेटरी थे वो एक अंग्रेज थे, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम इसके पहले सेक्रेटरी थे। इन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये संगठन थे, क्रांतिकारी संगठन थे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे इन्होंने बढ़ाया था। आगे, नेशनल मूवमेंट लेड बाय द कांग्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। जो राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ उसको 3 फेजों में डिवाइड किया जा सकता है। उसके 3 चरण है राष्ट्रीय आंदोलन के। सबसे पहला है लिबरल मूवमेंट, उदारवादी आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 1905 तक हुआ था, लिबरल मूवमेंट। और दूसरा चरण था एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज जो 1905 से लेकर 1920 तक, ये है उग्रवादी आंदोलन का चरण। ठीक है, और तीसरा चरण है गांधीयन एरा, यानी गांधी जी का काल, जो 1920 से 1947 तक। जो लिबरल मूवमेंट था जिसके लीडर्स थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लिबरल मूवमेंट्स के लीडर्स थे। लिबरल मूवमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि ये भारत को स्वराज से संबंधित इनकी कोई मांग थी, भारत आजाद होना चाहिए ऐसी उनकी कोई मांग थी। उनकी नॉर्मल मांगे थी, किसानों की स्थिति सुधारना, है ना, भारत की राजनीतिक स्थिति सुधारना, भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, ये इनकी मेन मांगे थी। ठीक है, आगे देखो पॉलिटिकल डिमांड्स क्या थी इनकी। जो लिबरल लीडर्स थे उनकी पॉलिटिकल डिमांड्स थी एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इंक्रीज ऑफ द इंडियन मेंबर्स इन दीज बॉडीज। यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, विधान सभाएं हैं, उन विधान सभाओं का विस्तार करो और भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। भाई अंग्रेज मत रखो, भारतीय जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़े। यूज ऑफ ज्यूरी इन जुडिशियल सिस्टम, और जुडिशियल सिस्टम में ज्यूरी का यूज किया जाए, ये उनकी दूसरी मांग थी। इंडियन शुड गेट द प्लेस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड इन हाईली प्लेस्ड जॉब्स एंड हायर मिलिट्री एजुकेशन, कि भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, जो मंत्री परिषद है, उसमें स्थान मिलना चाहिए। हाईली जो प्लेस्ड जॉब्स है, आरएएस, उस टाइम जो आईएएस थी, है ना, उन आईएएस वगैरह ना में भारतीयों का स्थान होना चाहिए। हायर मिलिट्री एजुकेशन, जो उच्च सैनिक की शिक्षा है, उनमें भी भारतीयों को जगह मिलनी चाहिए, ये भी मांग थी। टू अमेंड द आर्म्स एक्ट एंड गिव द राइट टू इंडियंस, और भारतीय जो आर्म्स एक्ट है ना, उसमें सुधार किया जाए और भारतीयों को अधिकार मिले आर्म्स रखने के। ठीक है, पांचवी थी 1905 में गोखले डिमांडेड सेल्फ रूल अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, यानी 1905 में सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले
जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु, उन्होंने सबसे पहले मांग की थी सेल्फ रूल की। सेल्फ रूल यानी स्वराज की, कि भारतीयों को राज मिलना चाहिए। ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन सी डिमांड थी? सामाजिक और आर्थिक सुधार की मांगे कौन सी? देखो, सामाजिक और आर्थिक सुधार की मांगे थी डिडक्शन इन द लैंड लैंड टैक्स एंड सुटेबल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। यानी जो लैंड टैक्स है, टैक्स नहीं है ये, टैक्स है, जो लैंड टैक्स है उसको कम किया जाए। लैंड टैक्स, लैंड रेंट, जो किराया था, जमीन का कर था, राजस्व था, वो कम किया जाए। सुटेबल सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इरिगेशन का सुटेबल सिस्टम होना चाहिए, सिंचाई के बढ़िया प्रबंधन होना चाहिए। प्रमोट इंडियन इंडस्ट्रीज, और भारतीय इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाना चाहिए। देयर मॉडर्नाइजेशन, और भारतीय जो इंडस्ट्रीज है उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी उसमें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। पुट ए पेन ऑन द फूड ग्रेन एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया बाय इंडिया, यानी जो भारत से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था फूड ग्रेन, उस पर बैन लगाया जाना चाहिए। यानी भारत से बाहर फूड को नहीं भेजा जाना चाहिए, पेन नहीं है, बैन है। पुट ए बैन ऑन द फूड ग्रेन एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर जो फूड ग्रेन एक्सपोर्ट होता था उस पर बैन लगाया जाना चाहिए, ये भी मांग थी। रिडक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, प्रशासनिक जो खर्चा है, उस पर भी क्या होनी चाहिए? कमी आनी चाहिए। टू अबोलिश सॉल्ट टैक्स, और सॉल्ट टैक्स को अबोलिश करना है, ये मुख्य मांगे थी। सॉल्ट टैक्स को हटाना, नमक के कानून को हटाना। ठीक है। इसके बाद में अगला देखो, सक्सेस ऑफ लिबरल्स। लिबरल जो थे, उदारवादी थे, उनकी सफलता, सबसे बड़ी सफलता थी भी उनकी बड़ी मांगे नहीं थी। स्वराज से संबंधित राष्ट्रीय आंदोलन में ज्यादा कोई योगदान नहीं था, फिर भी इंडियन नेशनलिज्म के ये फोररनर थे, भारतीय राष्ट्रवाद के ये अग्रदूत थे। यानी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर आए थे, यानी देशभक्ति की भावनाएं लोगों में इन्होंने जागृत की थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाज पास्ड, और उस टाइम भारतीय जो काउंसिल एक्ट था 1892 का, भारतीय काउंसिल एक्ट 1892 में ये पास हुआ था, ये इन लोगों की मांग से ही पास हुआ था। उसमें असेंबलीज में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ा था। राइज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस भारतीयों में बढ़ा था, आत्मविश्वास बढ़ा था। डिग्निटी इन द हार्ट ऑफ नेशनलिस्ट, और भारतीय जो राष्ट्रवादी थे उनके मन में डिग्निटी, डिग्निटी होती है कि वो सम्मान, भारतीयों के दिल में सम्मान बढ़ा था सबसे पहली बार। तो इनकी ये सफलताएं भी थी। अगला है एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी फेज। ये तो उदारवादी था 1905 तक, लेकिन 1905 जैसे बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, फूट डालो राजनीति के तहत अंग्रेजों ने अपने स्वार्थपूर्ण नीति के तहत बंगाल को विभाजित कर दिया था। पूर्व बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भागों में बांट दिया था, है ना, हिंदू मुस्लिम के आधार पर। तो इसका बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था जगह जगह पर, और 1907 में 8 में बंगाल विभाजन को वापस अंग्रेजों को लेना पड़ा था विरोध की वजह से। तो 1905 से भारत में उग्रवादी राजनीति शुरू हो गई थी, और उन्होंने कहा कि भी स्वराज से कम कोई, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये कहा गया कि भी स्वराज से छोटी कोई मांग नहीं होगी, कि भारत को आजाद करना, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना, ये उनकी मेन मांग बन गई थी। जो उग्रवादी आंदोलन के जो मेन लीडर्स थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, अरविंदो घोष थे, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, ये मेन लीडर्स थे, सबसे बड़े लीडर्स थे उस टाइम में। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, उन्होंने ये कहा था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आई शैल टेक इट, कि स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है। अरविंद घोष भी थे, विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, ये मुख्य इस टाइम एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स थे। और उसमें सबसे पहले जो कार्य हुआ था वो मुजफ्फरपुर बम केस हुआ था। मुजफ्फरपुर का एक न्यायाधीश था
जो भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनमें बहुत ही यातनापूर्ण सजा देता था। तो उस टाइम में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी उन्होंने प्लान बनाया था कि मुजफ्फरपुर जो जज था उस पर बम गिराना, उसके उसको मारना, मर्डर करना। लेकिन हुआ क्या था, 1908 में उसी टाइम में उन्होंने गलती से बम है वो किसी वकील की गाड़ी में गिराया गया और वहां पर दो अंग्रेज जो लेडीज थी उनकी डेथ हो गई थी। तो प्रफुल्ल चाकी ने उसी टाइम सुसाइड कर लिया था और खुदीराम बोस को बाद में फांसी दी गई थी। तो उसके बाद में यानी भारत को हर तरीके से आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी मूवमेंट हुए थे, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए थे। तो सबसे पहला था 1908 में मुजफ्फरपुर बम केस, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम गिराया था अंग्रेज की गाड़ी पर। गदर पार्टी का गठन किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, है ना। गदर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी विदेशों में, ये है ना, भारत से बाहर की ये पार्टी थी, ठीक है। सेकेंड फेज ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का दूसरा फेज, ठीक है, रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। आपको पता है कि जब ये आया था लाला लाजपत राय ने लाहौर में उसका विरोध किया था, कौन सा उसका नाम भूल गया मैं। तो उसका विरोध किया था और उस विरोध में पुलिस की लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और उस टाइम उन्होंने कहा था कि मेरी पीठ पर एक एक गिरी लाठी इंग्लिश साम्राज्य के लिए ताबूत साबित होगी, ये भी उन्होंने कहा था। उस साइमन कमीशन 1929 में साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन का विरोध किया गया था लाहौर में, ठीक है। और उसके लीडर लाला लाजपत राय थे, क्योंकि उसमें उस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। तो उसका विरोध किया और उस विरोध में, उस आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने जो दिल्ली की असेंबली थी उस पर बम गिराया था और उनका कोई मारना उद्देश्य नहीं था, उनका अपना विरोध दर्ज करना ये मेन उद्देश्य था। तो भगत सिंह और राजगुरु और उनके साथियों ने वहां पर बम गिराया था, ठीक है। तो ये मेन भी उस टाइम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हो गया था, क्रांतिकारी मूवमेंट। फर्स्ट फेज ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ये आ गया, गदर पार्टी आ गया, ठीक है। अगला देखो रिवेंज ऑफ लाला लाजपत राय, ये भी आ गया, ठीक है। अगला देखो इसके बाद गांधीयन एरा ऑफ द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी का काल, जो 1920 में शुरू हुआ 1947 तक चला। गांधी 1917 में भारत में आया था और उस टाइम गांधी था वो अंग्रेजों का सहयोगी था। अंग्रेजों ने गांधी को सर की उपाधि दी थी, ठीक है। गांधी ने यहाँ आकर के सबसे पहले चंपारण मूवमेंट जो बिहार में है, चंपारण आंदोलन किया था 1917 में। और सबसे पहली बार सविनय अयोग्य आंदोलन की जीत हुई थी। चंपारण में जो शेयर क्रॉपर्स थे, बटेदार किसान थे, नील की खेती वाले, उनको न्याय दिलाया था गांधी ने वहां आंदोलन करके, ठीक है। इसके बाद जो अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन था उसमें गांधी को सफलता मिली। फिर खेड़ा आंदोलन था उसमें भी गांधी को सफलता मिली थी, है ना। तो ये 2-3 आंदोलन गांधी ने किया और गांधी को बड़ी सफलताएं मिली थी। तो गांधी उसी टाइम नेशनल लीडर्स के रूप में नेशनल लीडर्स बन गए थे कांग्रेस के, है ना। सबसे पहले गांधी कब है वो सहयोगी से अंग्रेजों के विरुद्ध में हुए थे, रोलट एक्ट में। रोलट एक्ट 1918 में एक ऐसा कानून था जिसमें सरकार को एक असीमित पावर दी गई थी, अनलिमिटेड सरकार को पावर दी गई थी कि वो किसी भी भारतीय को बिना कोई कोर्ट में मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकता था। सरकार किसी भी भारतीय को क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए सरकार एक कानून लेके आई थी, रोलट एक्ट। सर सिडनी रोलट ये नाम था उसका। तो उन्होंने ये कानून पास किया था, ये कानून लेके आया और उस कानून के तहत किसी भी भारतीय को सरकार गिरफ्तार कर सकती थी और उन्हें कोर्ट में किसी भी प्रकार का कारण नहीं बताना पड़ता था, ठीक है। तो इस रोलट एक्ट को गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने ब्लैक लॉ की संज्ञा दी थी कि ये ब्लैक
कानून है, काला कानून है अंग्रेजों का, और जगह जगह भारत में हड़तालें हुई थी, इसका विरोध हुआ था और गांधी ने सर की उपाधि लौटा दी थी इसी दौरान। इसके बाद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी है ना 13 अप्रैल 1919 को ये आंदोलन सॉरी ये विभित्सका हुई थी, जलियांवाला बाग दुखैन था। तो उसमें क्या हुआ था कि वैसाखी के दिन पंजाब में अमृतसर में जो जलियांवाला बाग था उस दिन शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और वो लोग जो रोलर एक्ट के तहत दो जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। डॉक्टर सत्यपाल और कीचलू ये दो लीडर थे, उन दोनों की गिरफ्तारी के विरुद्ध वो शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तो उस शांतिपूर्ण सभा में एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने सीधा ही गोली चलाने का आदेश दे दिया पुलिस को और सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मारे गए। ठीक है, और मारे गए। उसके बाद में पूरी रात वो चीखते रहे, कराते रहे। घायल व्यक्ति, उनको संभालने वाला भी कोई नहीं था। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उस टाइम में भारत में। ठीक है, इसके बाद गांधी ने 1920 में नागपुर का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब असहयोग आंदोलन। उन्होंने कहा कि भी भारत अंग्रेज है वो भारतीयों के सहयोग के बिना या किसी भी प्रकार से शासन नहीं कर सकते, और यदि भारतीय इनका सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेजों को निश्चित रूप से यहाँ से जाना पड़ेगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी सहयोग नहीं करना है, ये आंदोलन नागपुर के अधिवेशन 1920 में गांधी ने पारित किया था। इसमें गांधी ने आह्वान किया था, अपील की थी कि जो स्कूल टीचर्स है वो स्कूल ज्वाइन नहीं करें, लॉयर्स है वो जो कोर्ट्स है वहां नहीं जाए, स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल्स अटेंड नहीं करें, किसी भी प्रकार के जो सरकारी सहयोग है वो अंग्रेजों का नहीं करना है, किसी भी प्रकार का लॉ को फॉलो नहीं करना है, स्वदेशी को अपनाना है और जो फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह है उनका बायकॉट करना है, विदेशी जितनी भी चीजें उनको बायकॉट करना। तो स्वदेशी बनाना, बायकॉट करना, बहिष्कार करना, है ना, ये इस आंदोलन के दौरान चले थे। तभी क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में चोरा चौरी नामक स्थान है 1922 में। उत्तर प्रदेश का एक चोरा चौरी नामक स्थान है, वहां पर उग्र भीड़ ने, क्रांतिकारी उग्र भीड़ ने उत्तर प्रदेश चोरा चौरी नामक जो पुलिस स्टेशन है उसको घेर करके आग लगा दी। उसमें 5 पुलिसकर्मी है वो जिंदा जल गए थे। गांधी तक जब ये बात पहुंची तो गांधी ने इस हिंसा को देखते हुए, क्योंकि गांधी का मेन था कि उसका पूरे जो आंदोलन है वो नॉन वायलेंस है, यानी अहिंसा उसमें हो ही नहीं सकती। तो गांधी इस हिंसा से बड़े दुखी हुए और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। बहुत से लीडर थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। गांधी का कि भी इस तरह शानदार आंदोलन चल रहा था, भारत आजाद हो सकता था। तो गांधी ने ये रीजन दिया भी मेरा आंदोलन है वो नॉन वायलेंस है, हिंसा पर आधारित नहीं है। इसके बाद में क्या हुआ, 1929 में गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था। 1929 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब शुरू किया था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी ने नमक कानून के विरोध में, उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से जो दांडी मार्च है अपने 283 सदस्यों के साथ, जो कितनी किलोमीटर की दूरी थी, उस किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए गुजरात का जो समुद्री तट था वहां पर पे उन्होंने चुटकी भर यानी पिंच ऑफ सॉल्ट बना करके नमक कानून तोड़ा था। और नमक कानून तोड़ करके उसने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के अंग्रेजों के कानून को हम नहीं मानेंगे, किसी भी प्रकार के अंग्रेजों का जो कानून है उसको फॉलो नहीं करेंगे। नमक का कानून तोड़ करके गांधी ने ये आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि नमक एक कॉमन चीज थी और उस पर हेवी टैक्सेस थे। तो गांधी ने कहा भाई हम नमक के कानून को, नमक पर टैक्स नहीं देंगे।
इसके बाद शांतिपूर्वक आंदोलन चलते रहे। इसके जो बहुत से जैसे मतलब पूरे भारत में आंदोलन हुए, स्वदेशी को अपनाया गया, विदेशी को बहिष्कार किया गया, स्त्रियां हैं शराब की दुकानों पर बैठी, किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया, है ना। तो जो अंग्रेजी सरकार थी उसने भारत के जो मेन लीडर्स थे, क्रांतिकारी नेता थे, गांधी को शामिल करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। तभी गांधी ने जेल में ही अनशन शुरू किया था और गांधी यूरेन पैक्ट हुआ था कि भी समझौते के लिए, अंग्रेजों ने समझौते के लिए गांधी यूरेन पैक्ट किया गया और इस समझौते में गांधी ने अपना अनशन तोड़ना स्वीकार किया और साथ ही सेकेंड गोल में सम्मेलन लंदन में उसमें जाना स्वीकार किया। गांधी यूरेन पैक्ट में यही हुआ था कि अनशन तोड़ा और जो सेकेंड गोलवेज सम्मेलन था, पहला गोलवेज सम्मेलन में कोई भी कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन सेकेंड गोलवेज सम्मेलन हुआ, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ था। सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में गांधी है वो भाग लिया था, लेकिन अम्बेडकर भी उस टाइम में थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर की मांग थी कि मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए, सॉरी जो अल्पसंख्यक नहीं, सॉरी जो शेड्यूल कास्ट है, जो हरिजन है, उनको अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। और अम्बेडकर की इस मांग को गांधी ने स्वीकार नहीं किया। तो इस कारण गांधी और अम्बेडकर के बीच बातचीत नहीं होने से क्या हुआ, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो स्थगित हो गया और वापस भारत आते गांधी को वापस गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद गांधी वापस भूख हड़ताल पर बैठ गया और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था अंग्रेज अम्बेडकर और गांधी के बीच में। पूना पैक्ट अम्बेडकर और गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था और उस पूना पैक्ट में गांधी ने, जो अम्बेडकर ने शर्त रखी थी जो अलग प्रतिनिधित्व है उसकी जगह से शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन है उसको स्वीकार किया गया, आरक्षण को स्वीकार किया गया। शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए असेंबली और पार्लियामेंट्स में। तो उसकी मांग को गांधी ने स्वीकार कर लिया और गांधी ने अपनी हड़ताल तोड़ दी, पूना पैक्ट, ठीक है। फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। 1942 में बम्बई के जो मैदान है ग्वालियर टेक मैदान, उसमें ये अधिवेशन में पास किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी के द्वारा। और उसने कहा डू एंड डाई का गांधी ने नारा दिया था। डू और डाई का मतलब है कि या तो भारत को आजाद कराएंगे और या फिर इसके प्रयास में मर जाएंगे। तो क्विट इंडिया नेशनल मूवमेंट उस टाइम शुरू हुआ था और उसमें भारत को सफलता मिली। माउंट बेटन थे उस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल, उन्होंने कहा कि भारतीयों को सत्ता है वो भारत के हाथों में सौंप दी जाएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी, इसी टाइम सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर के, है ना, कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने एक आर्मी स्थापित की थी भारत को आजाद कराने की। और उसने उस टाइम में काफी सफलता भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये था दूसरा चैप्टर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। धन्यवाद।